नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखिए, अकाउंटेंसी को हम पढ़ते हुए रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, रिटायरमेंट एंड डेथ। एक पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर जब रिटायर्ड होता है, पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है, तो कुछ समस्याएं हमने समझी थी। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको लाइफ पॉलिसी समझाई थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कि जैसे एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाता है, उस समय आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या एडजस्टमेंट करना होता है, किस तरह से आप अपने पॉलिसी का एडजस्टमेंट करोगे, और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझा था। आज हम अपना अगला न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, प्रश्न संख्या 3। आपके पास यदि बुक है तो आपका बुक का पेज नंबर 148 पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 3, जिसको आपको समझना है और हम बोर्ड पे करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने आपके प्रश्नों को समझा देता हूँ। प्रश्न में लिखा आपको ए बी दो पार्टनर है, ए और बी आपके पास दो पार्टनर है, जहां ए का पार्ट है आपके पास 1/2 1/3। ए का हिस्सा है 1/2, बी का हिस्सा है आपका 1/3। साथ में आपको लिखा है कि 1/6 भाग आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/6 पार्ट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट आगे आपके पास में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, साथ में लिखा कि आपका बी रिटायर्ड हो रहा है। सवाल से बी रिटायर्ड हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अकाउंट्स जब भी करते हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर क्यों नहीं हो, आपको उसमें एक स्टेप जरूर याद रखिएगा। एक फॉर्मेट होता है, एक स्टेप होता है, जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को आप याद कर लो, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। याद करना मीन्स रटना नहीं है, उसके लिए समझना है कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या काम करना है। सेकेंड बात, जैसा आपको प्रश्न लिखा है उसी प्रश्नों को पढ़कर समझना होगा। जैसे हमारे इस सवाल में आपको दो पॉइंट दे रखे हैं कि ए एंड बी 1/2 एंड 1/3 पार्ट में आपके पार्टनरशिप कर रहे हैं, जहां 1/6 आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सबसे पहला काम इनका रेशियो सही करो। जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे, पहला काम आपको इसका रेशियो सही करना है। प्रश्न चला सर रेशियो सही कैसे करेंगे, तो आपके पास जितना भी प्रॉफिट है उसके लिए आप एक एलसीएम लेकर उसको सही करोगे। आपने इन तीनों का एलसीएम ले लिया 6, अब 3, 2 एंड 1, तो आपका रेशियो रहेगा 3:2:1। मतलब आप अपना प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर करोगे। बट ये तो आपका रिजर्व है, तो इसको तो आप यहाँ से हटा दीजिए, बाकी बचा ए और बी। तो ए और बी का आपका रेशियो कितना होगा, 3:2। ये आपका पुराना अनुपात आपने निकाल दिया। अब आपके पास इस सवाल में बी रिटायर्ड हो रहा है, बी आपका पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है। कुछ एडजस्टमेंट लिखे हैं आपको। सबसे पहला लिखा है कि फर्म की गुडविल 50,000 पे वैल्यूएशन हुई है, पेटेंट 3,000 से आपको इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आगे लिखा वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी इंक्रीज बाय 3,000 बट प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 15,000। आपका प्लांट ओवर वैल्यूड पहले से लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स should be 5% on debtors and provision for discount should also be made on debtors and creditors at 3%. आपका provision for bad and doubtful debts 5% on debtors but provision for discount on debtors and creditors is 3%. मीन्स आपको provision discount के लिए debtors पे भी बनाना है, creditors पे भी बनाना है 3% से। नेक्स्ट आगे लिखा आउट ऑफ इंश्योरेंस विच एंटरली डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 870 बी कैरिड फॉरवर्ड एज द अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। कहने का मीन्स ये हमारे ये पे है कि आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो आपने पीएनएल अकाउंट में शो कर दिया, बट वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं था, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इस साल वो एक्सपायर नहीं हो रहा है, मीन्स वो इन फ्यूचर पे कर लिया, प्री पेड है, इट इज अवर असेस्ड। इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड एट 16,000। आपने इन्वेस्टमेंट को 16,000 पर पुनर्मूल्यांकित किए हैं। हाफ ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय बी, जिसका आधा भाग बी ने ले लिया है। देयर इज क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू द एक्सटेंट 5,000। आपका जो वर्कमैन कंपेंसेशन का लाइबिलिटी था वो 5,000 रुपए है। नेक्स्ट आगे लिखा बी वॉज पेड ऑफ इन फुल। बी को आपको पूरा पैसा पेमेंट करना है। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी। देखिए, आपको लिखा है कि जो बी का पेमेंट है वो आपको कंपलसरी पूरा करना है। यदि आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है,
इस कंडीशन में आप बैंक से लोन लेकर भी आपको पेमेंट करना है, जिसकी सिक्योरिटी के तौर पे आपको प्लांट और स्टॉक रखना होगा। मींस आपको एनी हाउ अपना बी का पैसा देना ही होगा यहीं पे। आगे लिखा प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। आपको तीनों फाइनल अकाउंट मतलब जो बनाने हैं, सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट ट्राई करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से बोर्ड पे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट इज गुडविल वैल्यूड एट 50,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं होता गुडविल का। गुडविल का एडजस्टमेंट आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं होता है, हमको कुछ नहीं करना है इसका। नेक्स्ट आगे लिखा आपको पेटेंट को 3,000 से बढ़ाना है। पेटेंट आपके लिए असिस्ट होती है और असिस्ट बढ़ती है तब आप क्रेडिट साइड में लिखते हो। पेटेंट आपके लिए असिस्ट होती है और असिस्ट इंक्रीज हो रही है, मींस आपको क्रेडिट साइड लिखना है। आगे लिखा बट प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड 15,000। प्लांट आपका 15,000 से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मीन्स ज्यादा लिख दिया गया है, अधिमूल्यांकित है। आपका ज्यादा लिखा मीन्स आपको कम करने के लिए आप डेबिट साइड लिखोगे टू प्लांट 15,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज 5%। आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% करना है। अब आप देखिएगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर आपको डेटर्स दिए हुए हैं 40,000। डेटर्स आपके पास सॉरी 20,000 है। आपके पास डेटर्स 20,000 है जिसका 5%, हमने इसका 5% कैलकुलेट किया 1,000 रुपीज। बट आपके प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 400 ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। आप देख सकते हो अपने बुक के अंदर 148 पेज नंबर पे आपकी बैलेंस शीट पे आप देख पाओगे आपके पास 400 ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा कि आपका प्रोविजन 1,000 रुपीज होना चाहिए। द प्रोविजन शुड बी 1,000 रुपीज बट वी हैव प्रोविजन ओनली 400। हमारे पास प्रोविजन 1,000 रुपये होना चाहिए था बट है 400 रुपये। तो प्रोविजन बढ़ाना है या घटाना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। होना कितना चाहिए 1,000 बट है कितना 400। होना चाहिए 1,000 बट है अपने पास में 400, ओनली 400। सो अवर प्रोविजन विल बी इंक्रीज। अपना प्रोविजन बढ़ेगा क्योंकि चाहिए 1,000 है 400, तो 600 रुपए से बढ़ाना है। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी। व्हेन द प्रोविजन इंक्रीजिंग देन वी हैव राइट इन अ डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन। जब आपका प्रोविजन बढ़ता है तब आप रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड में लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 600। समझ में आ गया ये कैसे किया हमने? वापस समझ लीजिए, 1-2 मिनट का काम है। अवर डेटर्स इज 20,000, डेटर्स 20,000 है, 5% आपका प्रोविजन है, टोटल प्रोविजन हो गया 1,000 बट हमारे पास 400 प्रोविजन दिया हुआ है। होना चाहिए 1,000 है कितना 400, तो आप 600 रुपए से और बढ़ा दोगे, आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 600। नेक्स्ट आपको लिखा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। इसका आपने कॉन्सेप्ट समझा था कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हम डेटर्स में से सारे प्रोविजन लेस करने के बाद ही इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आपके पास ओवरऑल 20,000 टोटल डेटर्स था जिसमें से आपका 1,000 रुपीज ये वाला गया बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, पीछे बचा आपका 19,000 जिसका 3%। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सिंपल फॉर्मूला डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। मींस आपके डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स भी लेस होता है, डाउटफुल डेब्ट्स भी लेस होता है, उसके बाद जितना बचेगा उसका हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो अपने पास टोटल डेटर्स थे 20,000, लेस फ्रॉम हियर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज 1,000। Now our debtors is 19,000 and provision for discount on debtors is 3%. So our 19,000 multiply by 3 by 100 कितना हुआ ये 570 रुपए। इसके लिए आप एंट्री करोगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 570 रुपए।
अब आपको साथ में लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी देना है। आपको लिखा ना देनदार और लेनदार दोनों पर आपको 3% देना है, क्रेडिटर्स के लिए भी देना है। तो क्रेडिटर्स के लिए हम यहाँ पे रिजर्व क्रिएट करते हैं। हम बाई की साइड लिखेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, आपके पास ओवरऑल 10,000 के क्रेडिटर्स दिए हुए बैलेंस शीट में, आप चेक कर सकते हो, जिसका 3% 300 रुपीज आपको इधर दिखाना है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड शो होता है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपका क्रेडिट साइड शो होता है, ये असेस्ट होती है, वो लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, 10,000 आपको क्रेडिटर्स दिए हुए थे, जिसका 3% 10,000 का 3% आपका डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपने कैलकुलेट कर दिया। आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स 3% 300। नेक्स्ट आगे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, बट 870 रुपये ऐसे जो इस साल एक्सपायर नहीं हुए हैं, मींस आपका 870 रुपीज प्रीपेड इंश्योरेंस होगा जो असिस्ट होती है। आप असिस्ट क्रिएट हो रही है, आप लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 870 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूएड एट 16,000। इन्वेस्टमेंट आपके 16,000 पर रिवैल्यूएट हुए हैं। वी हैव इन्वेस्टमेंट इज 20,000 इन अवर बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 20,000 दे रखे हैं एंड रिवैल्यूएट एट 16,000। हम देख पा रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट पहले 20,000 के थे, अब आपके पास 16 के हो गए हैं, मींस आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। इन्वेस्टमेंट इज असेस्ट एंड कम हो रहा है, मतलब आपके डेबिट साइड में लिखना होगा टू इन्वेस्टमेंट। आप लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट और 4,000 से आपके कम हो गए हैं। नेक्स्ट आपके पास में है वर्कमैन कंपेंसेशन 5,000। द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज 5,000। आपको वर्कमैन कंपेंसेशन का पूरा एडजस्टमेंट हमने समझाया था, आपकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन नहीं दिया हुआ है। जब हमारे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन नहीं दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन में ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारे लिए एक प्रकार से लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी के तौर पे आप इसको डेबिट साइड में लिखोगे, बिकॉज इन दिस कंडीशन अवर लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, so we write in a debit side of revaluation account to liability for workman compensation 5,000। अब इसके बाद हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बाय की साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल 21,000। आपको पता है बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालना है, इधर का टोटल करो, उसमें से इन सबको घटाना है। आपके पास इसको दो पार्टनर है ए और बी, जिसको शेयर करेंगे 3:2 में। ये अभी हमने रेशियो समझाया था आपको 3:2। इसको शेयर करोगे 12,600 और 8,400 समथिंग। ये था आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आफ्टर रिवॉल्यूशन वी आर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट अकाउंट, एंड नेक्स्ट अकाउंट इज पार्टनर कैपिटल। अब हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल account, we have two partner in this question, A and B। आपके पास दो पार्टनर है ए और बी, आपने दोनों का कॉलम बना दिया ए और बी का। अब जो सिस्टम हमने आपको पहले समझा रखे हैं, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला काम आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना आपको, और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 80,000 एंड 40,000। ये आपको बैलेंस शीट में कैपिटल के तौर पर लिखा हुआ होगा। आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 40,000। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, पहला बैलेंस लिख दिया, सेकेंड आपको गुडविल करनी है। गुडविल के लिए क्या काम करोगे, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट चेक करनी है। यदि आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है तो उसे आप राइट ऑफ करोगे। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं आपकी बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है, असेस्ट साइड में लिखा हुआ है गुडविल, और अमाउंट है 15,000। तो आप उसके लिए लिखोगे टू गुडविल। यह आपका ओल्ड गुडविल है, जिसको आपको राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। अब ओल्ड रेशियो आपके पास 3:2 है,
और आपने 15,000 को इस रेशियो में शेयर कर दिया है, 9,000 6,000। नाउ अब अपने रिटायरिंग पार्टनर्स की गुडविल देखिएगा। कस्टमर आपको लिखा द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 50,000। आपको प्रश्न में लिखा है द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 50,000, मींस आपके गुडविल का वैल्यूएशन 50,000 पर किया हुआ है फर्म का। तो हम यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर्स की वैल्यू निकालते हैं। हम लिखते हैं बी इज गुडविल इक्वल्स टू 50,000 into 2/5, because our ratio is 3:2, so our part of B equals to 2/5, then goodwill of B equals to 50,000 into 2/5 equals to 20,000. The B's goodwill is 20,000, and the entry of this transaction remaining partners capital to retiring partners capital. In this condition our one partner is remaining A. देखिएगा goodwill. Now our entry is remaining partners to retiring partners and remaining partners is A. So our entry is A's capital to B's capital. दो ही पार्टनर है हमारे पास, एक रिमेनिंग होगा एक रिटायरिंग होगा। हमारे पास एंट्री हो गई A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल। सो पोस्टिंग इन पार्टनर्स कैपिटल बाय A's कैपिटल, बाय A's कैपिटल, और अमाउंट लिखोगे B के अंदर 20,000, डेबिट साइड लिखोगे टू B's कैपिटल, अमाउंट लिख दिया 20,000 ए में। नेक्स्ट ट्रांसफर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपके गुडविल के बाद आपको थर्ड पॉइंट करना है रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करना है। देखो कुछ स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले आपने बैलेंस लिख दिया, सेकंड पॉइंट में आपने गुडविल एडजस्ट कर ली, तीसरा पॉइंट आप रिवैल्यूएशन लिख रहे हो। हम देख पा रहे हैं हमारे रिवैल्यूएशन का लॉस है। द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ डेबिट साइड। आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आप पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हो। तो हम यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन इज इट इज 12,600 and 8,400. Next we have reserve fund and profit and loss in liability side of balance sheet. आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चेक करोगे, आपके पास एक रिजर्व फंड लिया दिखा हुआ है। आप रिजर्व फंड यहाँ पे शेयर करोगे, रिजर्व फंड आप क्रेडिट साइड में शो करते हैं बाय रिजर्व फंड। आपके पास रिजर्व फंड दिया हुआ है 12,000, आप 12,000 को शेयर करोगे दोनों में 3:2 में, आपका अमाउंट हो गया 7,200 and 4,800, 7,200 और 4,800 रुपए। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो शेयर इन अ क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन अ ओल्ड रेशियो बाय P&L अकाउंट। 24,000 को आपने शेयर कर दिया 14,400 and 9,600, शेयरिंग इन ओल्ड रेशियो एंड आवर ओल्ड रेशियो इज 3:2। आपका पुराना अनुपात 3:2 है। आप प्रॉफिट एंड लॉस पुराने अनुपात में शेयर करते हो, पुराना अनुपात आपके पास में 3:2 था, आपने इसको शेयर कर दिया 24,000 शेयरिंग इन 3:2, सो आवर अमाउंट इज 14,400 and 9,600। देखिए ये होने के बाद अब आप आगे बढ़ोगे, आपको लिखा है इन्वेस्टमेंट। आपके पास जितने इन्वेस्टमेंट थे उसका रिवैल्यूएशन किया था हमने 16,000 पे, और उसी के साथ एक लाइन लिखी हुई है आधे विनियोग बी ने ले लिए, हाफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय बी। तो आपका पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले रहा है, लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट और 8,000, क्योंकि अभी वैल्यूएशन 16,000 था, 16,000 का आधा कर लिया 8,000 आपने बी के अंदर लिख दिए। अब आपको लिखा है कि आपको बी को फुली पेमेंट कैश में पे करना है, तो हमारे पास जितना पैसा होगा वो सारा का सारा बी को देना होगा। सबसे पहले आप बी का ड्यू अमाउंट निकालोगे। जब आपके सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं उसके बाद हमें बी का ड्यू अमाउंट निकालना है, मींस रिटायरिंग पार्टनर्स का ड्यू अमाउंट निकालना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे 40, 60, 64 और 9,000 कितना हुआ आपके पास, मीन्स इसका टोटल करना आपको और उसमें से ये घटाना है। आपको इधर का टोटल करके ये लेस करना, आपका बी का ड्यू अमाउंट आता है 52,000। जैसे आप सॉल्यूशन करोगे कैलकुलेशन करके तो आपका अमाउंट बनेगा 52,000। अब आपका 52,000 में से आपकी बैलेंस शीट में कैश लिखा हुआ है 5,000, तो आपके पास जितना कैश अवेलेबल है वो तो पे कर लो।
टू कैश 5000 और जो बाकी का पैसा बचा है 52 में से 5000 आपने कैश पे कर दिया, बाकी अमाउंट के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक बैंक से लोन लेंगे और बैंक से लोन लेके आपको पेमेंट करना है, तो आप लिखोगे टू बैंक 47,000। वंस अगेन 47 एंड 5000 कहाँ से आए, तो सबसे पहले आपको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना होगा। You have to calculate the balancing figure of retiring partners. It is the due amount of retiring partners. In this condition, our retiring partners is B, and calculation and due amount of B's is for 52,000. The total of credit side less from debit side. आपको क्रेडिट में से डेबिट को घटाना है, आपके पास अमाउंट बच गया 52,000। आपकी बैलेंस शीट में 5,000 कैश पड़ा है। We have 5,000 cash in a balance sheet, so we paid the cash only 5,000, and remaining amount will be paid by bank. आपको बाकी का अमाउंट बैंक से पे करना है, बैंक लोन लेके पे करना है। हमने बाकी का 47,000 के लिए बैंक से लोन ले लिया, तो हमारा काम बन गया टू कैश 5,000 और टू बैंक 47,000। अब आपको बाकी का बैलेंसिंग फिगर निकालना है ए का। अब आप ए का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे, आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट साइड की टोटल लगा के आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। आप कैलकुलेशन करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, आप एक बार देख के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, जो आपको नोटबुक में इसको लिखना होगा। देखिएगा, रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है आपको, आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल। जो अभी हमारा रिमेनिंग कैपिटल था ए का, हमने लिख दिया एज कैपिटल 60,000। फिर आपने एक बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन 47,000। ये दोनों आपने नए काम किया, जो उसको लिख के कंप्लीट कर दिया। अब हम अपनी बैलेंस शीट को देखकर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपने रिवॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं किया। बैलेंस शीट चेंज होती है रिवॉल्यूशन से, ठीक है। आपने कोई चेंज नहीं किया। हमारे पास 18,000 था, आप सेम टू सेम 18,000 लिख दोगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 10,000 थे, जहां से आपने लेस कर दिया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 300 रुपये। पीछे बचा आपके पास 9,700 रुपये, ठीक है। अब आप असेस्ट साइड की बात, एक बार तो हमने जो बैलेंस शीट में था उसको कंप्लीट कर दिया, अब हम असेस्ट को भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपके पास गुडविल था, तो जो आपने राइट ऑफ कर दिया। देखो, गुडविल का एक पॉइंट मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ। गुडविल बैलेंस शीट में उसी टाइम दिखती है जब आपने उसे परचेज किया हो, उसके लिए आपने अमाउंट पे किया है, तो ही आपकी बैलेंस शीट में वो शो होती है, अदरवाइज नहीं होती है। और ये पॉइंट हमारे कहाँ एक्सप्लेन है, तो अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि आपने जब तक बैलेंस शीट जब तक गुडविल खरीदी नहीं है, तब तक हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट ऑफ करना था और आपने कर लिया है। नेक्स्ट, प्लांट। आपका है प्लांट, हम लिखेंगे प्लांट। देखो, 90,000 दिया हुआ था, आपको एडजस्टमेंट में लिखा है प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। ओवर वैल्यूड का मीन्स आपने पहले से ज्यादा लिख रखा है। एडजस्टमेंट करने के लिए आप वहां से लेस करोगे, और लेस कर दिया मीन्स आपका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 75,000। नेक्स्ट, पेटेंट। पेटेंट 4,400 था, हमने 3,000 से बढ़ा दिया। एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ, पेटेंट विल बी इंक्रीज बाय 3,000, सो अवर नाउ अमाउंट ऑफ पेटेंट इज 7,400, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट समझना। Investment is revalued at 16,000, but 8,000 is taken by B. So now we have investment is only 8,000. Totally investment हमारे पास
20,000 के थे, उसमें से अभी हमने रिवैल्यूएशन किया तब आपका इन्वेस्टमेंट 16 बच गया, और एक एडजस्टमेंट लिखा है कि बी आपके हाफ इन्वेस्टमेंट ले रहा है, मींस द इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय बी, हाफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय बी, सो अवर नाउ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ओनली 8,000। अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट बचेगा केवल 8,000 के। नेक्स्ट डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स इज 20,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 570 रुपए। आपके पास डेटर्स थे 20,000 के, जिसमें से 1000 रुपये आपका डिस्काउंट का गए, सॉरी डाउटफुल डेब्ट्स का लेस हो गया, 570 रुपये आपके डिस्काउंट के लेस हो गए, पीछे बचा आपका 18,430 रुपीज। एक आपने यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस क्रिएट हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट है आपके पास 87,870 रुपए। एक आपका वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी क्रिएट हुई है, हम यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, अमाउंट आपके पास में 5,000। अब आप इसका बैलेंस शीट का टोटल चेक करोगे, आपके पास में टोटल आएगा 1,39,700, 1,39,700। ये आपका टोटल हो गया। आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। यह आपका बैलेंस शीट था, आपको कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो हमने समझा दिया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल थर्ड क्वेश्चन था। इससे आगे अपना टॉपिक आता है डिस्पोजल ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ रिटायर्डिंग पार्टनर्स। देखिए डिस्पोजल क्या होता है, थोड़ा सा हल्का आपको जानकारी दे देता हूँ, उसको हम अगली वाली क्लास में उसको तैयार करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एटलीस्ट होता क्या है। जब एक पार्टनर रिटायर्ड होता है, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है, उस समय उसका जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एक अमाउंट डिसाइड होता है, उसको हम ड्यू अमाउंट कहते हैं, वो उसको पेड करना पड़ता है, उसको देके भेजना पड़ता है। तो वो जो पेमेंट देने के तरीके हैं उन्हें आपको अगली क्लास में समझनी होगी। वो हमारे पास ओवरऑल 3 कंडीशन है, लमसम पेमेंट कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, या फिर आप उसका एन्युटी के बेस पे पेमेंट कर सकते हो। तो वो हम अगली क्लास में ट्राई करेंगे। आपको ये क्वेश्चंस नोटबुक में सॉल्व करना है, हमें सेंड करना है, कोशिश कीजिएगा इसको ट्राई करने का। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल भी है बुक के, वो भी आपको ट्राई करने हैं, नहीं समझ में आया था हमसे ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद।